राहुल गांधी 17 से 19 दिसंबर तक जर्मनी की यात्रा पर थे। 18 दिसंबर को वो बर्लिन के हर्टी स्कूल पहुंचे, छात्रों को संबोधित किया। इसका वीडियो कांग्रेस ने अब जारी किया है, जिसमें राहुल ने बीजेपी और मोदी सरकार पर तीखे हमले करते हुए कहा कि भारत के संविधान ने सभी नागरिकों को समान अधिकार दिया है, लेकिन बीजेपी संविधान की मूल भावना को ही खत्म करने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा, हमारे संस्थागत ढांचों पर कब्जा किया जा रहा है। सीबीआई और ईडी जैसी एजेंसियों का राजनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। जांच एजेंसियां बीजेपी नेताओं के खिलाफ कोई केस दर्ज नहीं करती। ज्यादातर राजनीतिक मामले उन लोगों के खिलाफ हैं जो बीजेपी के खिलाफ हैं। राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि हमने तेलंगाना और हिमाचल प्रदेश के चुनाव जीते हैं, हमने हरियाणा का चुनाव भी जीता, इसमें कोई शक नहीं है। मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाया कि ब्राजील की एक महिला हरियाणा की वोटर लिस्ट में 12 जगह थी। जब हमने चुनाव आयोग से सवाल पूछे तो उन्होंने जवाब नहीं दिया। महाराष्ट्र के चुनाव भी निष्पक्ष नहीं थे। कांग्रेस नेता ने कहा, भारत का विशाल और जटिल लोकतंत्र सिर्फ भारत की ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की संपत्ति है। अगर आप दुनिया में लोकतंत्र पर कोई भी चर्चा करना चाहते हैं तो आप दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र को नजरअंदाज नहीं कर सकते। इसलिए मैं कहता हूं कि भारतीय लोकतंत्र एक ग्लोबल पब्लिक गुड है। इस पर हमला वास्तव में वैश्विक लोकतांत्रिक प्रणाली पर हमला है और बीजेपी सरकार ये काम कर रही है जिसके खिलाफ हम सियासी लड़ाई लड़ रहे हैं। राहुल ने कहा कि जब लोकतांत्रिक व्यवस्था पर आक्रमण होता है तो विपक्ष को उसका मुकाबला करने के नए तरीके खोजने होते हैं। केवल ये कहना काफी नहीं है कि चुनावों में समस्या है, हम इसका डटकर मुकाबला करेंगे। हम प्रतिरोध का एक ऐसा तरीका और सिस्टम तैयार करेंगे जो सफल होगा। आपको ये समझना होगा कि हम भाजपा से नहीं लड़ रहे हैं, हम भारतीय संस्थागत ढांचे पर उनके कब्जे के खिलाफ लड़ रहे हैं। राहुल ने सवाल उठाए तो बीजेपी की तरफ से जवाब भी आ गया। बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला का जवाब आया है कि राहुल गांधी विदेश जाते हैं तो भारत को बदनाम करते हैं, झूठ बोलते हैं। लेकिन राहुल ने क्या झूठ बोला ये बीजेपी नेता नहीं बता पाए। चुनावी चंदे को लेकर बीते कुछ दिनों से चर्चाएं तेज हैं। हाल ही में जारी किए गए आंकड़ों से पता चला है कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स को असंवैधानिक बताए जाने के बावजूद बीजेपी के पास सबसे ज्यादा चंदा आया और वहीं इसकी तुलना में कांग्रेस समेत बाकी विपक्षी पार्टियों को ना के बराबर पैसा मिला। ये पैसा इलेक्टोरल ट्रस्ट के जरिए पार्टियों के पास आया। दरअसल जहां बीजेपी के पास बैंकों में 6,900 करोड़ रुपए से ज्यादा हैं, तो वहीं मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस के पास महज 53 करोड़ रुपए ही हैं। ये आंकड़े चौंकाने वाले हैं कि आखिर दोनों पार्टियों के बैंक बैलेंस में इतना बड़ा अंतर कैसे है। इसकी वजह अब खुद कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने बताई है। अपने बर्लिन दौरे में राहुल गांधी ने कहा, अगर आप एक बड़े बिजनेसमैन हैं और कांग्रेस या विपक्षी दलों को आर्थिक मदद देने की कोशिश करते हैं तो ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स विभाग आपके पीछे लगा दिए जाते हैं। डरा धमकाकर विपक्ष के फंड के स्रोत बंद किए जा रहे हैं ताकि चुनाव में समान अवसर यानी लेवल प्लेइंग फील्ड ना मिल सके। If you're a large businessman and you try to support the Congress party, you're threatened. The ED, the CBI, these people land. राहुल गांधी के बयान को सुनकर सवाल उठते हैं कि क्या वाकई बीजेपी अपने चुनावी प्रतिद्वंदियों को आर्थिक मदद देने वालों के पीछे जांच एजेंसियों को लगा देती है। वैसे इन सब के बीच बीजेपी और कांग्रेस के अलावा दूसरी पार्टियों के बैंक बैलेंस का ब्यौरा भी सामने आया है। आइए एक बार नजर डालते हैं कि किस पार्टी के पास कितना बैंक बैलेंस है। बीजेपी के पास सबसे ज्यादा यानी 6,900 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम है। वहीं बसपा दूसरे नंबर पर है। बसपा के पास 580 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम है। वहीं मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के पास बैंक में 53 करोड़ रुपए है। आम आदमी पार्टी के पास 9.9 करोड़ रुपए, तो वहीं सीपीएम के पास 4 करोड़ और सीपीआई के पास 41 लाख रुपए है। बीजेपी की वित्तीय मजबूती और कांग्रेस की तुलनात्मक रूप से कमजोर स्थिति ये दिखाती है कि कॉर्पोरेट जगत का झुकाव सत्ता पक्ष की तरफ ज्यादा है। अगर ये अंतर बना रहा तो सीमित पैसों की वजह से राजनीतिक मैदान पर बाकी पार्टियों की मौजूदगी कमजोर पड़ती दिखाई देगी, जो कि एक सकारात्मक संकेत बिल्कुल नहीं। सरकार ने हाल ही में फैसला किया था कि जमीन से 100 मीटर या उससे ऊंची पहाड़ी ही अरावली पर्वतमाला का हिस्सा मानी जाएगी। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था, लेकिन कोर्ट ने किसी तरह की राहत नहीं दी थी, जिसके बाद सरकार के इस फैसले को लेकर पूरे देश में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। सबसे ज्यादा प्रदर्शन राजस्थान में देखने को मिला, क्योंकि अरावली का प्रमुख हिस्सा इसी राज्य में आता है। जगह जगह हो रहे इन प्रदर्शन के बीच अब सुप्रीम कोर्ट ने अरावली को खनन के लिए 100 मीटर की ऊंचाई के पैमाने से परिभाषित करने के खिलाफ दायर याचिका मंजूर कर ली है। ये याचिका हरियाणा के एक रिटायर्ड वन विभाग अधिकारी ने दायर की थी। बता दें कि इससे पहले पर्यावरण मंत्रालय की एक समिति ने सिफारिश की थी कि 100 मीटर या उससे अधिक ऊंचाई वाली पहाड़ियों को अरावली माना जाए। जैसा आप जानते हैं कि फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के मुताबिक अरावली की लगभग 90% पहाड़ियां 100 मीटर के बेंचमार्क से कम है। अगर 90% पहाड़ियों को अरावली नहीं माना गया तो उन पर से कानूनी सुरक्षा हट जाएगी और वहां धड़ल्ले से खनन
यानी माइनिंग का काम शुरू हो सकता है, जिसे लेकर जनता और विपक्ष ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। आपको याद होगा 22 दिसंबर को राजस्थान के कई जिलों में प्रदर्शन करते हुए कांग्रेस ने सरकार को बड़े आंदोलन की चेतावनी भी दे दी। देश के 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में जारी एसआईआर के तहत 23 दिसंबर को एमपी, छत्तीसगढ़, केरल और अंडमान निकोबार की ड्राफ्ट लिस्ट जारी की गई। मध्य प्रदेश की बात करें तो 42,74,000 वोटरों के नाम इस बार वोटर लिस्ट से हटा दिए गए हैं, जिनमें से 19,19,000 पुरुष और महिला वोटरों की संख्या 23,64,000 से ज्यादा है। इसके अलावा 8,40,000 के करीब वोटरों के बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। मध्य प्रदेश की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी होते ही चुनाव आयोग की वेबसाइट पर तकनीकी समस्या भी खड़ी हो गई। एपिक नंबर से नाम सर्च नहीं हो रहा था। वहीं केरल की बात करें तो राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी रतन यू केलकर ने बताया कि वोटर लिस्ट के ड्राफ्ट से 24.08 लाख वोटर्स के नाम काटे गए हैं। अक्टूबर 2025 की लिस्ट में केरल के कुल 2,78,50,856 रजिस्टर्ड वोटर्स थे। वोटर लिस्ट के ड्राफ्ट के जारी होने के बाद अब दावे और आपत्ति दर्ज करने की अवधि 23 दिसंबर 2025 से 22 जनवरी 2026 तक की है। एआरओ के फैसले के खिलाफ जिला मजिस्ट्रेट और फिर सीईओ के पास अपील की जा सकती है। वहीं 21 फरवरी 2026 को फाइनल वोटर लिस्ट का प्रकाशन होगा। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि इतनी बड़ी संख्या में नाम हटने से इन राज्यों में होने वाले चुनावों के समीकरण बदल सकते हैं। राष्ट्र की सियासी गलियारों में नई सियासी खिचड़ी पक रही है और बड़े राजनीतिक उलटपुलट की संभावना है। खबर है कि बीती रात सत्ताधारी महायुति गठबंधन में शामिल एनसीपी के नेता अजीत पवार पुणे नगर निगम चुनाव में जीत दर्ज कराने के लिए कांग्रेस से गठबंधन करना चाहते हैं और इस गठबंधन की संभावना तलाशने के लिए खुद ही उन्होंने कांग्रेस नेता सतेज पाटिल से फोन पर बातचीत की और गठबंधन पर चर्चा का प्रस्ताव रखा, जिसके जवाब में सतेज पाटिल ने कहा कि इस मुद्दे पर पार्टी से बात करनी होगी क्योंकि कांग्रेस पुणे नगर निगम में सम्मानजनक सीट हिस्सेदारी चाहती है। तो वहीं अजीत पवार के कांग्रेस के साथ गठबंधन के प्रस्ताव पर एनसीपी एसपी सांसद सुप्रिया सुले ने बड़ा बयान देते हुए कहा, जी दोनों अध्यक्षों में बात हुई, ऐसा मैंने भी सुना है, आज के पेपर में भी आया, लेकिन ऑफिशियल प्रस्ताव ना हमने उनको भेजा है ना उनके यहाँ से हमारे यहाँ आया है। तो मेरे ख्याल से कल परसों में हमारी कोशिश रहेगी कि मुंबई हो, पूना हो, नासिक हो, नागपुर हो, कहीं भी हो, महाराष्ट्र में हर जगह जहाँ जहाँ इलेक्शन है, पीसीएमसी हो, महाविकास आघाड़ी साथ में लड़ी, ऐसी हमारी पूरी ताकत से कोशिश रहेगी। कहा तो ये भी जा रहा है कि गठबंधन इतना आसान नहीं है क्योंकि कांग्रेस 165 सदस्यीय पुणे नगर निगम में कम सीटों पर समझौते के पक्ष में नहीं है। दरअसल कांग्रेस का तर्क है कि पुणे लोकसभा सीट पहले से ही पार्टी के हिस्से में है और जमीनी ताकत बनाए रखने के लिए उसे नगर निगम चुनाव में भी अच्छी मौजूदगी चाहिए। माना जा रहा है कि अगर एनसीपी, अजीत पवार गुट और कांग्रेस का गठबंधन हो जाता है तो बीजेपी को बड़ा झटका लगा। कि योगी सरकार को अदालत से झटका लगा है। दादरी के चर्चित अखलाक मामले में ग्रेटर नोएडा की सूरजपुर कोर्ट ने सरकार की याचिका को सिरे से खारिज कर दिया। याचिका में इस मुकदमे को वापस लेने की मांग की गई थी। अदालत ने सरकार की दलीलों को आधारहीन बताते हुए न्याय प्रक्रिया को जारी रखने का आदेश दिया है। कोर्ट के फैसले से साफ हो गया कि जो इस मामले में आरोपी बनाए गए हैं उनके खिलाफ केस जारी रहेगा। कोर्ट के इस रुख को बीजेपी सरकार के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। आइए एक बार इस मामले पर नजर डालते हैं। 28 सितंबर 2015 की रात दादरी के बिसहाड़ा गांव में रहने वाले मोहम्मद अखलाक पर भीड़ ने अचानक हमला कर दिया था। उस वक्त गांव में ये अफवाह फैली थी कि अखलाक के घर में बीफ रखा हुआ है। उत्तेजित भीड़ ने अचानक अखलाक और उनके बेटे दानिश को घर से खींच लिया और पिटाई की। इस हमले में अखलाक की जान चली गई जबकि उनके बेटे को गंभीर चोटें आई। इस मामले में कई स्थानीय युवकों पर जान लेने और हिंसा को अंजाम देने की गंभीर धाराओं के तहत मुकदमा चल रहा है। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने इस केस को वापस लेने के लिए अदालत में अर्जी दाखिल की थी। सरकार का तर्क था कि जनहित और कानून व्यवस्था को देखते हुए वो इस मुद्दे को आगे नहीं बढ़ाना चाहती, लेकिन सूरजपुर कोर्ट ने सरकार की इस अर्जी को पूरी तरह खारिज कर दिया। अदालत ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि मुकदमा वापस लेने का कोई ठोस कानूनी आधार नहीं है और न्याय के हित में आरोपियों के खिलाफ सुनवाई जारी रहना जरूरी है। कोर्ट ने इस याचिका को आधारहीन मानते हुए सरकार को बड़ा झटका दिया है। अदालत के इस फैसले का मतलब है कि अब अखलाक मामले के सभी आरोपियों को ट्रायल का सामना करना होगा। ये फैसला उन लोगों के लिए एक बड़ी जीत माना जा रहा है जो लंबी समय से इस मामले में न्याय की उम्मीद लगाए बैठे थे। तो वहीं यूपी की योगी सरकार को अदालत के इस रुख से बड़ा झटका लगा है। यूपी में कोडिंग कफ सिरप के अवैध कारोबार को लेकर सियासी पारा अपने चरम पर है। सदन से लेकर सड़क तक विपक्ष ने योगी सरकार को भ्रष्टाचार और प्रशासनिक विफलता के मुद्दे पर कटघरे में खड़ा कर दिया है। इस मामले को लेकर मुख्य विपक्षी पार्टी सपा ने सत्र के तीसरे दिन यानी 23 दिसंबर को भी जमकर प्रदर्शन किया।
पार्टी विधायक अतुल प्रधान ट्रैक्टर पर सवार होकर निकल पड़े। उन्होंने प्रदेश सरकार के खिलाफ हल्ला बोला। विपक्ष कोडेन युक्त कफ सिरप को लेकर सरकार पर जवाबदेही तय करने की मांग कर रहा था और अब सरकार विपक्ष के दबाव में दिखाई दे रही है। मामले की जांच के लिए गठित विशेष जांच टीम यानी एसआईटी ने अपनी शुरुआती रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंप दी है। ये रिपोर्ट मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक पहुंच चुकी है, जिसके आधार पर अब आगे की कार्रवाई का पूरा खाका तैयार किया जा रहा है। कार्रवाई की शुरुआत पूर्वांचल के वाराणसी से हो सकती है, जो पश्चिम उत्तर प्रदेश के सहारनपुर तक फैलेगी। इस दौरान अवैध नेटवर्क से जुड़ी संपत्तियों की ध्वस्तीकरण, जब्तीकरण और लाइसेंस रद्द करने जैसी सख्त कार्रवाइयों की पूरी तैयारी है। वहीं इस मामले में अब तक लगभग 78 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है और 79 पर एफआईआर दर्ज की जा चुकी है। जैसा आप जानते हैं कि पिछले दिनों प्रदेश में कोडेन बेस्ड कफ सिरप की अवैध सप्लाई का बड़ा रैकेट पकड़ा गया, जिसके तार वाराणसी तक फैले थे। इस मामले पर विपक्ष की तरफ से लगातार सख्त कार्रवाई की मांग की जा रही थी। मुख्य विपक्षी पार्टी समाजवादी की तरफ से सवाल उठाए गए थे कि अगर अवैध कारोबार वर्षों से फल फूल रहा था तो 7 साल से सत्ता में बैठी भाजपा सरकार अब तक क्या कर रही थी।